वफाकी वज़रा ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। इसहाक डार साहब वज़ारत ख़ारजा में विराजमान हो गए, तारिक फातमी साहब भी आ गए, मोहम्मद फारूक साहब ने जाकर वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे का चार्ज संभाल लिया, मुशर्रिफ मलिक भी वज़ारत में पहुँच गए और वफाकी वज़रा भी पहुँच गए। सदर मुमलिकत कराची चले गए हैं। अब उनका और क्या प्लान है? जो अहम मामलात हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, उन पर बात होगी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और फिर उसके बाद अडयाला जेल में गैर मामूली पाबंदियाँ आयद हो गई हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर JUI के हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वो हुकूमती फोल्ड्स में आने को बेचैन है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, व्लॉग शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो सदर मुमलिकत के तौर पर तनख्वाह नहीं लेंगे और वो वॉलंटरली जो है वो सदर की खदमात अंजाम देंगे। ये अच्छी रवायत है। वज़ीर आज़म और जो दीगर वज़रा हैं, वो वज़रा जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो वॉलंटियर करें अपना टाइम वफाकी वज़ीर के तौर पर, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। सूबाई हुकूमतों में भी और वफाकी वजारतों में भी। और वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने फोरगो कर दी है अपनी सैलरी ऑलरेडी। उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया और ये कह दिया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे एक तो अरबों रुपए की बचत होगी, लेकिन इससे ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल के हवाले से कल IMF की जायज़ा टीम पाकिस्तान आ रही है। वो टेक्निकल स्टाफ के साथ मिलकर वो जायज़ा लेगी। चौथा जायज़ा होगा ये, और उसके बाद फैसला होगा कि कब आखिरी किस्त जो है वो उस स्टैंड बाय अरेंजमेंट की जो जिसकी 3 किस्तें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने जिसके हवाले से ख़त भी लिख दिया था, लेकिन IMF ने उनके ख़त को कोई अहमियत नहीं दी और उनको एक टका सा जवाब भी दे दिया। और IMF ने ये भी कह दिया कि इलेक्शन ऑडिट करना हमारा काम नहीं है, हम मईशत पर फोकस करते हैं और मईशत पर ही अपने आप को रखना चाहते हैं। तो वो टीम भी कल पाकिस्तान आएगी, लेकिन ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि पाकिस्तान की मुश्किलात माशी मुश्किलात बड़ी वसी हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की भी तवक्को ज़ाहिर की है कि मोहम्मद फारूक साहब जो हैं वो बाज़ इक़दामात लेंगे जिससे मईशत जो है वो वापस ट्रैक पर आ जाए। मेरा नुक्ता नज़र नाज़रीन जो बना है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 35-36 साल जो हमने रिपोर्टिंग की है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐवानों की रिपोर्टिंग की है, इकोनॉमी की भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फाइनेंस की भी करते रहे हैं और चीज़ें भी देखते रहे हैं, डिफेंस और डिप्लोमेटिक बहुत अरसे से करते हैं। मेरा तजुर्बा यह है, दुनिया भर के अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वज़ीर ख़ज़ाना, वो बड़े कामयाब रहे हैं या फिर पॉलिटिशियन। इंडिया में जहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं होते, इंडिया में इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने टर्न अराउंड किया था इंडियन इकोनॉमी को। और अब भी जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना है वो सियासतदान है और इकोनॉमिस्ट हैं। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं बनाते या बैंकर को नहीं बनाते, उसकी वजूहत होती है। बैंकर में और चार्टर्ड अकाउंटेंट की और बैंकर की सोच ऑलमोस्ट एक होती है, और इकोनॉमिस्ट जो होती है उसका होता है उसकी सोच ज़रा मुख्तलिफ होती है। इकोनॉमिस्ट की कोशिश ये होती है कि आपकी मेरी जेब में जो पैसे पड़े हैं, बैंकों में जो पैसे पड़े हैं, घरों में जो तकियों में छुपा कर रखे होते हैं लोगों ने, वो पैसे निकलवाएं और मार्केट में उनको इन्वेस्ट करवाएं। उसी से इकोनॉमिक पाई भी बढ़ता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, इकोनॉमिक साइकिल चलता है। इकोनॉमिक साइकिल चलता है तो आपकी मईशत ग्रो करती है, रोजगार के नए मौके पैदा होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। जबकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के माहिरीन होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि जो मेरी आपकी जेब में या बैंकों में पैसे पड़े या मार्केट में भी इन्वेस्ट किए हुए, वो वहाँ से निकालें और अपने थैले में डाल लें और बाहर के अदारों को ये दिखाएं कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है और हमारी पर कैपिटा इनकम ये हो गई है। जबकि पर कैपिटा इनकम उस तरह का इफेक्ट नहीं डालती। पर कैपिटा इनकम तो ये भी हो सकती है कि एक दफ्तर में 3 लोग हैं, एक की तनख्वाह 30,000 है, दूसरे की तनख्वाह 1 लाख है और तीसरे की तनख्वाह 10 लाख है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम 11,33,000 को मिलाकर 3 लोगों पर तकसीम हो जाएगी, तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी, लेकिन उससे 30,000 वाले की किस्मत नहीं बदलती। तो ये बुनियादी बात है जो इकोनॉमिस्ट को समझने की ज़रूरत है कि जब तक इकोनॉमिक पाए बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक साइज को बढ़ाना होगा, इकोनॉमिक साइकिल को चलाना होगा। इकोनॉमिक साइकिल के लिए आपको पॉलिसीज ऐसी लानी होंगी कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और रोज़गार बढ़े। रोज़गार के मौके बढ़ेंगे तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो क़ुव्वत खर्च बढ़ेगी। ये इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। लेकिन देखें, बहरहाल ये अच्छी बात है कि सदर मुमलिकत ने ये कर दिया है और उनकी जो इक़्तिदार में कुछ और लोग भी ऐलान कर रहे हैं। अब आसिफ अली ज़रदारी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मदार क़ायद पर हाज़िरी दी है
कराची जाकर ये सदर मुमलिकत को करना होता है, करना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िरी देनी की ज़रूरत है। और ये लगता है कि ये हुकूमत सदर से लेकर सूबाई हुकूमतों तक फोकस है इस बात पर कि काबीना का साइज़ छोटा रखा जाएगा, ताकि इकॉनमी जो है उसको बूस्ट दिया देने के लिए इक़दामात उठाए जा सके, और जो काबीना के अपने अखराजात हैं वो कम से कम हो सकें। अब सदर मुमलिकत के बारे में इतना ही है कि वो कल जाएंगे सखर जाएंगे, वहाँ से फिर वो लाड़काना जाएंगे, गड़ी खुदाबख्श जाएंगे। गड़ी खुदाबख्श में वो भुट्टो को फैमिली के मज़ार पर हाज़िरी देंगे, उनकी कब्रों पर हाज़िरी देंगे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा के कब्रों पर फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो नोडेरो हाउस में मुख्तसर क़याम करेंगे, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ वो हिदायत भी जारी करेंगे, जिसके बाद वो नवाब शाह आएंगे, और फिर उसके बाद उनका अगला प्लान बनेगा। लेकिन इस दौरान में नाज़रीन ये बड़ी खबर आ गई कि आज वज़ीर ख़ज़ाना जो थे मोहम्मद फ़ारूक, उनके साथ साथ जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे इसहाक़ डार, उन्होंने जाकर वज़ारत ख़ारजा में अपना चार्ज संभाल लिया। उनको ब्रीफिंग दे दी गई, उनको बताया गया कि तरजीही एरियाज़ क्या हैं पाकिस्तानी फ़ॉरेन पॉलिसी का, फ़ॉरेन पॉलिसी एक्चुअली क्या है, बेस किन चीज़ों पर करती है। तारिक फ़ातमी साहब भी स्टेट मिनिस्टर के तौर पर मामले ख़ुसूसी बन गए हैं, और वो भी वज़ारत ख़ज़ाना में बैठेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत किया करेंगे वो। अब देखते हैं ये डुओ क्या करता है, क्योंकि इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर जो कारकर्दगी उनकी रही है, उसके बाद अब वो ख़ारजा अमूर को नई जहतों से मुतारिफ़ कराएंगे। अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, और इस वक्त जो माहौल है उसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मुसद्दिक मलिक आ गए। मुसद्दिक मलिक भी सख्त कीर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मशहूर हैं। पहले भी जब वो कुछ महीनों के लिए वज़ीर बने थे तो उनकी कारकर्दगी इतनी सख्त थी कि लोग बुरा भला कहना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ने दिया था वज़ारत में किसी को भी। तो ये एक अच्छी बात है, बाकी वज़रा भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ माशी मामला है, वहाँ पाकिस्तान के साथ साथ मईशत की दिगरगू सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, ये एक बड़ा मसला है। आपको याद होगा चंद हफ्तों पहले अडयाला जेल में एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में 2 साहिबान मारे गए थे, एक तो मौके पर दम तोड़ गए थे, दूसरे हॉस्पिटल जाकर दम तोड़े थे। कैदियों में झगड़ा था, और ये कहा जा रहा था कि शायद एक कोई इनसेन या नीम पागल शख्स है जो कैद में है, और उसने कुछ मारा ईंट किसी को। वो झगड़ा बढ़ गया था, उसको कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद फिर अडयाला जेल की वेसिनिटी से कुछ दहशतगर्दों को पकड़ने की इतलात थी। उनके बाद कोई पेशरफ्त हुई, कुछ नक्शे बक्शे बरामद हुए, कुछ डेटोनेटर्स बरामद हुए। अब मोहसिन नकवी साहब ने आज चार्ज संभाला, और आज उनके चार्ज संभालते ही पहला बड़ा हुक्म जारी हो गया। पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट दी गई है वज़ारत दाखिला को भी, और वज़ारत दाखिला की जानिब से पंजाब होम डिपार्टमेंट को भेजी गई। उसमें ये बताया गया है कि अडयाला जेल को की सिक्योरिटी को सख्त खदशात लाहक हैं, और उस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर बाद इक़दाम उठाना तजवीज़ किया गया है। उसमें ये कहा गया है जो जारी हुआ है इंटरनल मेमो, या आप नोटिफिकेशन कह लें, इंटरनल मेमो कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। उनमें ये कहा गया है कि अडयाला जेल की सिक्योरिटी को चूँकि सख्त खतरात है, और पाकिस्तान के जो दुश्मन दहशतगर्द अदारे हैं और दहशतगर्द हैं, और पाकिस्तान दुश्मन बाद दीगर क़ुव्वतें जो हैं वो अडयाला जेल पर हमला कर सकते हैं। अडयाला जेल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो टारगेट है अडयाला जेल में वो स्टेट टारगेट समझा जा सकता है, क्योंकि अडयाला जेल में कुछ बहुत सारे अहम कैदी मौजूद हैं। इमरान खान भी मौजूद हैं, और दीगर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद है, और दीगर अहम कैदी भी मौजूद हैं। अगर अहम ना भी हो तो इंसान, बहरहाल अगर वो कैदी भी हो तो इंसान तो होता है, उसकी जान की एक बड़ी अहमियत होती है। तो उसमें ये हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर चंद इक़दाम उठाए जाए। जो चंद इक़दाम उठाए गए हैं उनमें यह हिदायत की गई है कि सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो स्पेशल ब्रांच भी करे और IB भी करे अडयाला जेल का, जो 13 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाए। फिर ये कहा गया है कि बम डिस्पोजल ऑपरेशंस किए जाए जेल के अंदर, और फिर बम डिस्पोजल का स्क्वाड की जो टीम है वो मुस्तकिल मुकर्रर कर दी जाए जेल की प्रेमिसेस में मुकम्मल तौर पर रहें। बम स्वीपिंग यानी बम अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो है उसकी तलाशी ली जाए, और अगर कोई बम वहाँ है या अगर मौजूद है कोई चीज़ तो उसको नाकारा बनाया जाए, लेकिन ऐसा यकीनी बनाया जाए कि कोई चीज़ वहाँ आकर फिक्स ना की जा सके, कोई ऐसी धमाका खेज मवाद वहाँ न लगाया जा सके। फिर ये भी कहा गया है कि स्टॉप पेजेस, कैंसिलेशन ऑफ विजिट्स, मीटिंग्स इन एंड आउट, यानी 2 हफ्तों के लिए जो मीटिंग्स हैं उनको भी मनसूख कर दिया जाए।
اور دورے بھی منسوخ کر دیے جائیں 2 ہفتوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ بارب وائر جو ہے وہ حفاظتی باڑ جو ہے وہ لگا دی جائے اس میں اڈیالہ جیل کے اوپر بھی اور ارد گرد بھی جہاں جہاں ضرورت ہے، اور اس کی نگرانی بھی کی جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپاٹ چیکنگ جو ہے وہ جیل کے اندر یقینی بنائی جائے اور یہ مستقل ایک اس کو فیچر بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلیئرنس آپریشن جیل کے اندر اور جیل کے ارد گرد باہر اس کے ارد گرد یقینی بنایا جائے۔ پھر سیکیورٹی کلیئرنس آف دی گورنمنٹ کانٹریکٹرز، یعنی جو کانٹریکٹرز انسائڈ دی جیل کچھ کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا سپلائی کرتے ہیں، ادویات دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرنا ہوتی ہیں، تو ان کا جو ہے ان کی اور پھر جیل آفیشل کی جو آ جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کی مکمل تلاشی جو ہے نا وہ اس کو یقینی بنایا جائے، جب وہ آتے ہیں تب بھی، جب وہ جاتے ہیں تب بھی۔ اس کے علاوہ موک ایکسرسائز جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کی جائے، رینجرز جو ہے وہ ان کو انسائڈ ایریا میں ڈپلوائے کر دیا جائے، اور کلیئرنس آپریشنز جو ہیں وہ اس کے لیے ریزرو فورس کو بھی وہاں مقرر کیا جائے۔ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آج میڈیا پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے جب میڈیا جہاں لگتا تھا وہاں سے میڈیا کو ہٹا دیا گیا، 2 کلومیٹر دور تقریباً گیٹ نمبر 1 کے پاس کہیں میڈیا نے آج اپنی ڈی ایس این جیز انسٹال کی، جس کو ہم آپس اپنی زبان میں دکانیں سجانا کہتے ہیں۔ وہاں آ کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے گفتگو کی، ان کا یہی شکوہ تھا کہ جناب ان کو عدالت نے اجازت دی اور اب وہ نہیں دیا، ان کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے۔ لیکن ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ جیل کی سیکیورٹی سب سے اہم بات ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے، تو اس لیے یہ سیکیورٹی اقدامات جو ہیں وہ غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات ہیں۔ دیکھیے یہ کب تک جاری رہتے ہیں۔ اب ناظرین ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری بلوچستان اسمبلی کے ایک رکن کے ساتھ اور ایک دو اور دوستوں کے ہمراہ فور آج پہنچے پاکستان پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ۔ انہوں نے نیئر بخاری سے ملاقات کی، یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات کی جو چیئرمین سینٹ کے بھی امیدوار ہیں اور سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں 14 مارچ کو ضمنی الیکشن میں، اور پھر اعجاز جعفرانی جن کو جو ہے پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے امور کا فیصلہ سازی کا اختیار دیا، وہ پہلے آصف زرداری صاحب کے پاس تھا لیکن اب انہوں نے اعجاز جعفرانی کو دے دیا۔ ان سے ملاقات ہوئی، پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں اتفاق کر لیا گیا ہے کہ بلوچستان سے جو سینٹ کی 3 خالی نشستیں ہوئی ہیں ان میں جو جے یو آئی کی نشست ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان پر جے یو آئی کو سپورٹ کرے گی، اور جے یو آئی جواب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ایک امیدوار، تو اس طرح 3 نشستیں جو ہیں وہ یہ لوگ جیت جائیں گے، یعنی جے یو آئی ایک اپنی نشست جیت جائے گی، نون لیگ اپنی اور پیپلز پارٹی اپنی نشستیں جیت جائیں گے، اور یہ حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے کم سے کم 2 لوگ، تو باقی جے یو آئی نے ابھی حکومت میں آنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن ہماری اطلاع یہ ہے، اور پھر جو 14 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے یعنی پرسوں اسلام آباد میں، اس میں وہ یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کرے گی جے یو آئی، ان کو ووٹ کرے گی، اور یہ پرائم منسٹر کا جو الیکشن تھا، اسپیکر کا الیکشن تھا، اس کے بائیک آؤٹ کے بعد اب وہ ختم کر دیا ہے، اور اب جے یو آئی آ کے اس پارلیمانی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان ایک رابطہ اطلاعات یہ کہ ہو چکا ہے، اور اس میں مبارکبادوں کا بھی ایکسچینج ہے، اور یہ آج کی ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کے نیئر بخاری نے بھی اطلاع دی کہ آصف زرداری سے جے یو آئی نے رابطہ کیا تھا، تو اب بھی یہ رابطے آگے جاری رہیں گے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ امید ہے کہ آگے چل کر جے یو آئی حکومتی بینچوں پر بھی واپس آ جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔